हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आज के परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी जल्दी से। कैसे हैं आप? वाकुल राम राम गुरुजी, आपका शिष्य हाजिर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। विश्वास गुड मॉर्निंग, आरुषि शर्मा गुड आफ्टरनून, साबिया खान राम राम, सुबिका गुड आफ्टरनून। वेरी गुड, आ जाओ सभी, आ जाओ जल्दी से। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी प्रिय साथियों को अच्छे से पता है कि आपने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, और आपने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? देखो सुनो, आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक स्टार्ट किया था ये टॉपिक। कौन सा? राजस्थान का अपवा तंत्र, जिसमें अपने बात कर रहे थे राजस्थान की नदियों के बारे में। और जो जो राजस्थान की नदियों के बारे में अपने चर्चा कर ली थी, उन बातों को एक बार फास्टली रिपीट कर रहा हूं ताकि बिल्कुल पिक्चर आपके क्लियर है हो जाए। ठीक है ना? मोनू चौधरी आगरा से राम राम, वेरी गुड। सुभाशीष, चलिएगा। ये देखो सुनो, क्या इससे पिछले सेशन में अपने नदियां टॉपिक में यही बातें की थी या नहीं की थी? आप मुझे बस इतना बता देना। नदी टॉपिक अपने स्टार्ट किया था और टिवार था थार्नवेट कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और उनसे संबंधित 3-4 मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, वो तो आपके अच्छे से समझ में आए। ये देखो सुनो, राजस्थान का अपवा तंत्र में 3 टॉपिक पढ़ेंगे। राजस्थान की नदियां, झील और सिंचाई परियोजना। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि नदी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नदी और सिंचाई परियोजना एक बार अपने पढ़ लेंगे, झील अपने बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है ना? झील का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सन बहुत कम निकलते हैं। नदियों से और सिंचाई परियोजना से एसआई के मैंने पुराने पेपर देखे हैं, हर पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आया है। सर कल की क्लास में कुछ, कल मेरी क्लास हुई नहीं थी भाई। शांति सिंह, टिवार था थार्नवेट कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और उससे संबंधित मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है? हाँ, और आज या कल राजस्थान की जलवायु टॉपिक की वर्कशीट भी मैं डलवा दूंगा। ठीक है ना? पर्सन डलवा दूंगा विद आंसर वर्कशीट। ठीक है, कल शाम तक आपको वर्कशीट मिल जाएगी। तो ये देखो सुनो, अब राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा करते हुए मैंने आपको ये बताया था, नदी होती क्या है? वो स्वतंत्र जल जो अपना बहाव स्वयं निर्धारित करता है, या वह प्राकृतिक जल जो अपना बहाव स्वयं निर्धारित करता है। समझ गए? उसे क्या कहते हैं? नदी। फिर मैंने आपको बताया था कि नदियों के बहाव के अनुसार राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवा क्रम को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। एक तो है आंतरिक प्रवाह क्रम, एक तो है आंतरिक प्रवाह क्रम, वे नदियां जो सागर या महासागर में नहीं गिरती, स्थलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह क्रम राज्य का 60.2% क्षेत्र इस प्रवाह क्रम के अंतर्गत आता है। और देश के का सबसे बड़ा आपसे पूछ ले अंतः प्रवाह क्षेत्र कहां है, तो आपका उत्तर होगा अपने सुंदर राज्य राजस्थान में। फिर मैंने आपको बताया था अरब सागरीय प्रवाह क्रम के बारे में। ठीक है, अरब सागरीय प्रवाह क्रम में मैंने आपको यह बताया था कि राज्य की वे नदियां जो कच्छ की खाड़ी व खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है, राज्य का 17.4% क्षेत्र अरब सागरीय प्रवाह क्रम के अंतर्गत आता है। नंबर 3 पर मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्रम। बंगाल की खाड़ी के प्रवाह क्रम में मैंने आपको यह बात बताया था कि राज्य की वे नदियां जो यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो प्रवाह क्रम बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्रम कहलाता है। राज्य का 22.4% क्षेत्र बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था, देखो सुनो मैप पर भी, ये जो क्षेत्र है ये 60.2% क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये आंतरिक प्रवाह क्रम के अंतर्गत आता है। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि
ये अरावली पर्वतमाला है और अरावली के जिन नदियों का उद्गम अरावली की पश्चिम दिशा से होता है, जिन नदियों का उद्गम अरावली की पश्चिम दिशा से होता है, वो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के माध्यम से कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। जिन नदियों का उद्गम या जो नदियां अरावली की पूर्व दिशा में बहती है, वो नदियां अपना जल बंगाल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। यहां तक कि इससे पिछले सेशन में बात की थी, एक बार सूचित कर दें मुझे थम्स अप के माध्यम से कि यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई। फिर मैं आगे की बातें अब स्टार्ट कर रहा हूं। चलिएगा, अब स्टार्ट कर दूं मैं बात आगे की। चलो, अब दोस्तों अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको मैं एक और बताने जा रहा हूं। देखो सुनो, अगर आपसे पूछ ले कि जल विभाजक रेखा के अनुसार, जल विभाजक रेखा, जल विभाजक, जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा यानी जल विभाजक रेखा है कौन? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला जल विभाजक रेखा है कौन? अरावली पर्वतमाला। अब देखो सुनो क्या बता रहा हूं, जल विभाजक रेखा राजस्थान के, राजस्थान के नदी प्रवाह क्रम को, राजस्थान के नदी प्रवाह क्रम को, प्रवाह क्रम को, क्रम को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है ना? क्या बताया मैंने आपको? ध्यान पूर्वक सुन लेना मेरी बात को। मैंने ये बात बताई है साथियों कि जल विभाजक रेखा किसको माना जाता है? अरावली पर्वतमाला को। जल विभाजक रेखा राजस्थान के नदी प्रवाह क्रम को दो भागों में विभाजित करती है। अगर आपसे पूछ ले कि नदियों के बहाव के अनुसार राजस्थान के प्रवाह क्रम को या अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नदियों के बहाव के अनुसार पूछे तो 3 भागों में, जबकि अकॉर्डिंग टू ये जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा के अनुसार पूछ ले तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? हाँ, फिर आपका वाटर डिवाइडेशन लाइन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ ले तो फिर आपका उत्तर आ जाएगा वाटर डिवाइडेशन। ये किसको माना जाता है साथियों? अरावली पर्वतमाला, अरावली माउंटेन को माना जाता है। जल विभाजक रेखा किसको मानते हैं? अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। जल विभाजक रेखा के अनुसार राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखो 2 भाग कौन सा है? एक तो है अरब सागरीय प्रवाह क्रम, अरब सागरीय, सागरीय प्रवाह क्रम, प्रवाह क्रम। इसमें आएगा वे नदियां, याद रख लेना, वे नदियां, वे नदियां, नदियां जो अरावली के, अरावली के पश्चिम भाग में, भाग में बहती है, अरावली के पश्चिमी भाग में बहती है। ठीक है, वे नदियां जो अरावली के पश्चिम भाग में बहती है। एक नंबर 2 लगा करके लिखता हूं, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्रम, प्रवाह क्रम, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्रम। इसमें क्या याद रखना है? वे नदियां, वे नदियां, नदियां
जो अरावली के वे नदियां जो अरावली के पूर्वी भाग में बहती है, पूर्वी भाग में बहती है। ठीक है ना। वे नदियां जो अरावली के पश्चिम में बहती है, एक वे नदियां जो अरावली के पूर्व में बहती है। तो समझ में आई कहानी। यह है जल विभाजक रेखा के अनुसार राजस्थान का अपवाह तंत्र कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। अब थोड़ा सा एक बार आप मैप पर रीडिंग कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रामबाण साबित होगा। चलिएगा, देखो सुनो। इस प्रकार राजस्थान में फैली एक पर्वत श्रृंखला है, और वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इस प्रकार ऐसे राजस्थान में फैली एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, और वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो पर्वत श्रृंखला है अरावली माउंटेन। ये कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। अब देखो सुनो, बहुत सी नदियां हैं जो अरावली के पश्चिम में बहती है, बहुत सी नदियां ऐसी है जो अरावली के पूर्व में बहती है। अब जैसे मान लीजिए पश्चिम में बहने वाली नदी, जैसे इस प्रकार ऐसे ये है, अब यहां पर देखो सुनो, यहां पर है कच्छ की खाड़ी, कच्छ खाड़ी, और यहां पर है खंबात खाड़ी, कच्छ खाड़ी, खंबात खाड़ी, बिंग बाद में अठा गयो अरब सागर, अरब सागर। समझे या नहीं समझे मेरी बात को? अब जिन नदियां या जो नदियां अरावली के पूर्व में बहेगी, ठीक है, वो नदियां देखो सुनो, यहां पर जो बहने वाली एक नदी है, वो नदी कौन सी है? इस प्रकार ऐसे, ये है यमुना नदी, यमुना नदी, और यहां पर है बंगाल खाड़ी। अब ये पानी किस में लेकर के आएगी? बंगाल की खाड़ी में, यहां पानी आ जाएगा। तो समझ गए, जल विभाजक रेखा किसको माना जाता है? अरावली पर्वतमाला को। यह है अरावली जल विभाजक रेखा। ये क्या है? जल विभाजक, विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा, और ये माना जाता है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला। समझ गए? ये लो, समझ में आई नहीं? हाँ, क्यों नहीं आता है अब क्लास का? शिवानी, शिवानी सिंह, नोटिफिकेशन नहीं आता इस पर। देखो सुनो, सर को, अंकित सर से इस पर जब टीचर्स मीटिंग होती है, सर भी होते हैं, सभी टीचर्स होते हैं, सर से बात भी की थी, सर ने ये कहा था कि ऐप टीम को बोल दिया है, ठीक है ना। हाँ, ये कई बच्चों की मेरे पास पर्सनल शिकायत भी है कि सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, कई बार क्लास के बाद में आता है, कई बार क्लास के 2 घंटे बाद आता है, कभी बार स्टार्ट होने के बहुत देर बाद आता है। तो इस पर देखो सुनो, सर ने ये बोला है कि ऐप टीम को बोल रखा है, वो काम कर रही है, जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो, नोटिफिकेशन आए ना आए, अपना टाइम तो फिक्स है ना, मैं तो इसी टाइम पर आता हूं, सही है ना। मैं तो इसी टाइम पर आता हूं, नोटिफिकेशन का क्या करना है? जब मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूं तो नोटिफिकेशन मेरे से बड़ा है क्या कोई? 12 बजे आपका, आपको पता ही अपना टाइम होता है, और 12 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, और मेरी लगभग, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई क्लास है जो 55 मिनट से कम हो, कोई एक आधी हो गई होगी, बाकी पूरी अपने 1 घंटे की क्लास चलती है, 57 मिनट, 58 मिनट, 59 मिनट तक की। हाँ, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे निशा जी,
निशु जी ये पूछ रही है कि कोर्स पूरा होने के बाद जितने भी पीछे बैच करवा दिए या आगे जो बैच करवा रहे हैं सभी में सभी बच्चों को पता भी है, पढ़ाएंगे। उसके बाद में YouTube पर अपने डेली प्रैक्टिस किया करेंगे। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप को ऐसा लगने लगेगा भी हाँ हम जहां तक बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो ये समझ गए, जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला को माना जाता है जल विभाजक रेखा के अनुसार और नदियों के बहाव के अनुसार। चलो अब कुछ फैक्ट्स, ऐसे तथ्य लिखते हैं जिनसे संबंधित पेपर में क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो आगे आप हेडिंग डालो, आगे आप लिखते जाना। लिखो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, नदियों वाला संभाग राजस्थान का। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है तो कोटा संभाग है दोस्तों। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। राजस्थान का वो संभाग जिसमें सर्वाधिक नदियां हैं तो कोटा संभाग। इसके बाद में आप लिख लेना न्यूनतम नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, जबकि न्यूनतम नदियों वाला संभाग आपसे पूछे कौन सा है तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग आप याद रखना बीकानेर। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है बीकानेर। बीकानेर संभाग में दोस्तों हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू जिले आते हैं। चूरू और बीकानेर में, अरे जोधपुर थोड़ी है, सागर है। जोधपुर में तो लूणी नदी है, लूणी की सहायक नदियां भी बहती है। हाँ ये ना, ठीक है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, बीकानेर। इसके आगे आप लिख लेना केवल एक नदी है, केवल एक नदी गग्गर। केवल एक नदी है बीकानेर संभाग में और वो कौन सी नदी है, गग्गर नदी। ठीक है। इसके बाद में आगे आप लिखो सर्वाधिक नदियों वाला जिला, बताओ कौन सा है, सर्वाधिक नदियों वाला जिला, सर्वाधिक नदियों वाला जिला। इसमें मैं दो लेग निकाल रहा हूं, ठीक है ना। एक तो है साथियों बहाव के अनुसार, एक है उद्गम के अनुसार। अगर आपसे पूछ ले कि वो जिला जिससे सर्वाधिक नदियां बहती है, बहाव के अनुसार सबसे ज्यादा नदियां बहती है, कौन से जिले से, बहाव के अनुसार सर्वाधिक नदियों वाला जिला है कोटा, सॉरी चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है, सॉरी भाई, चित्तौड़गढ़। बहाव के अनुसार सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़, जबकि उद्गम के अनुसार सर्वाधिक नदियों वाला जिला ऊ फॉर उद्गम, ऊ फॉर उदयपुर। उद्गम के अनुसार सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उद्गम के अनुसार सर्वाधिक नदियों वाला जिला है कौन सा, उदयपुर। सर्वाधिक नदियों वाला जिला बहाव के अनुसार चित्तौड़गढ़, वो जिला जिससे सर्वाधिक नदियां बहती है चित्तौड़गढ़, वो जिला जिससे सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है उदयपुर। चलिएगा अब अपने चर्चा करते हैं न्यूनतम नदियों वाले जिले, न्यूनतम नदियों वाले जिले, या दो हेडिंग लगानी है अपने को, या वो जिले जिसमें कोई नदी नहीं है, जिसमें कोई नदी नहीं है।
ठीक है। न्यूनतम नदियों वाले जिले या वो जिले जिसमें कोई नदी नहीं है। एक तो याद रखना जिला है कौन सा, बीकानेर। एक तो बीकानेर जिला है जिसमें कोई नदी नहीं है। एक आप याद रख लेना दोस्तों, चूरू जिला है जिसमें कोई नदी नहीं है। एक आप याद रख लेना, फलोदी जिला है जिसमें कोई नदी नहीं है। ठीक है, जैसे बीकानेर है, चूरू है, फलोदी है। इसके बाद में एक और जिला चल रहा है, उस जिले का नाम है डीग। डीग जिला ऐसा है कि इसमें कोई नदी नहीं है, लेकिन कई जगह लिखा हुआ है कि जो नदी है रूपा रेल नदी, रूपा की रेल अलवर भरतपुर में बनानी है। अलवर में बारिश हो रही है सचिन कुमार, मारे भी बारिश हो रही है, हमारे भी बारिश हो रही थी, कल ही हुई थी हमारे बारिश, आज भी सुबह खूब बारिश हुई थी, अभी धूप है। तो सोच रहा हूं आपकी क्लास के बाद आधा एक घंटा धूप में बैठूंगा, सर्दी लग रही है। सर नदियां कब शुरू कर रहे हो? अरे भाई अब नदियां ही चल रही है, बताओ। अभी स्टार्ट तो की है नदियां, और अब क्या। तो ये देखो सुनो, बीकानेर, चूरू और फलोदी जिले ऐसे हैं। इसके अलावा एक और जिला है, वो कौन सा है, डीग जिला है। समझ गए ना, क्योंकि डीग जिले में नहीं बहती कौन सी नदी, रूपा रेल। समझ गए। तो बीकानेर है, चूरू है, पहले 5 जिले हो गए थे बीच में, लेकिन अब वापस 4 हो गए। एक और जिला था जिसमें कोई नदी नहीं थी। तो 4 नंबर पर आप जिले का नाम लिख लो, डीग। ये ऐसे जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। बीकानेर है, चूरू है, फलोदी है, डीग है। इन जिलों में कोई नदी नहीं है। हाँ, तो आगे चलें। चलो, न्यूनतम नदियों वाले जिले हो गए, सर्वाधिक नदियों वाला जिला हो गया, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हो गया, न्यूनतम नदियों वाला संभाग हो गया। अब बताओ क्या बचा है। अब आगे चलें, चलिएगा। अब मैंने आपको यह बताया था कि नदियों के प्रवाह के अनुसार राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, और एक तो नदियों के प्रवाह के अनुसार, और एक बताया था जल विभाजक रेखा के अनुसार। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल विभाजक रेखा के अनुसार राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या मिलेगा। जल विभाजक रेखा किसको मानते हैं, अरावली पर्वतीय माला को। जल विभाजक रेखा आप बता दोगे, नदियों के बहाव के अनुसार आप बता दोगे कितने भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान के अपवाह तंत्र को। हाँ, अब आ जाओ, अब अपने बात करते हैं। आपने एक और नाम सुना है क्या, अध्यारोपित नदी। बताओ अध्यारोपित नदी कौन सी नदी को कहते हैं, और इस अध्यारोपित का मतलब क्या है, दोनों बातें आप मुझे बता दीजिए। अध्यारोपित नदी कौन सी नदी को कहा जाता है, बताओ जल्दी से। अध्यारोपित नदी कौन कौन सी है, बताइए भाई। वेरी गुड, अध्यारोपित नदी जल्दी से बता दीजिए। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में अपने लिखते हैं अध्यारोपित नदी। अध्यारोपित नदी, अध्यारोपित नदी कितनी है, 2। एक तो है दोस्तों अध्यारोपित नदी 2 है। एक तो आप याद रख लेना अध्यारोपित नदी कौन सी है, चंबल। और एक नदी कौन सी है, चंबल नदी। और दूसरी अगर आपसे पूछ ले कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बनास नदी।
बनास नदी। अध्यारोपित नदी है दो, एक तो है चंबल नदी और एक है बनास नदी। बताओ आगे। अरे पढ़ लो यार, आपका मन कर रहा है तो बुक। ये बार बार बात मत पूछा करो मेरे से, मैंने बहुत बार आपको बता दिया। हाँ चलो आगे आ जाओ। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे साथियों, अगर आपसे पूछ ले 12मासी नदी कितनी है, 12मासी नदी, 12मासी नदी राजस्थान की कितनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दो। ठीक है, एक तो 12मासी नदी है कौन सी, चंबल नदी, चंबल नदी। और दूसरी 12मासी नदी आपसे पूछ ले कौन सी है, तो दूसरी है साथियों माही नदी, माही नदी। 12मासी नदी है दो, एक तो है चंबल नदी और एक है माही नदी। समझ गए क्या? हाँ, तो यह है 12मासी नदी। अगर आपसे पूछ ले पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, आप बताओ क्या होता है। मैं कल बताऊंगा, आज आप बता दो। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, आपके लिए मैंने छोड़ दिया। आप बता दो अध्यारोपित नदी है होती क्या है, किसे कहते हैं, बताओ जल्दी से। हेलो, बताओ बताओ, आप बताओ आप। प्रियंका जी आप बताइए अध्यारोपित का मतलब क्या होता है। अध्यारोपित कईयों ने पूछा है, आप बताओ। आज आपको मौका है अध्यारोपित के बारे में, आज नहीं कल बता देना मेरे को। और क्लास के बाद में, क्लास अपलोड हो जाएगी उसके बाद में आप कमेंट कर देना चाहिए, मैं डेली क्लास के कमेंट चेक करता हूं। वेरी गुड। राज्य से बाहर जाने वाली नदी नहीं है अध्यारोपित नदी, बताओ, बता दीजिए जल्दी से अध्यारोपित। आप बता देना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं आपसे डेली मिलूंगा, मुझे तो बताना ही बताना है, कुछ तो आपके लिए भी होना चाहिए। चलिए इसके बाद में अब आप बात करेंगे प्रमुख नदियां। वह वह नदी होती है जो ऊपरी नरम चट्टानों की सतह पर विकसित होती है और अपर्दन के बाद भी उसी मार्ग पर बहती है। हाँ, वो अध्यारोपित नदी वो होती है जो ऊपरी नरम चट्टानों से बहते हुए आगे कठोर चट्टानों की तरफ आगे बढ़ती है, उसे बोलते हैं अध्यारोपित नदी। ठीक है ना? हाँ चलो बताओ जल्दी से। होते हैं क्लास होने के बाद कमेंट। वेरी गुड। अध्यारोपित नदी वो नदी होती है जो नरम चट्टानों के नष्ट होने के बाद भी अपनी मूल धारा बनाए रखती है। बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अलग अलग मत है वैज्ञानिकों के। ये आपने लिख दी 12मासी नदी। अब अपने चर्चा करते हैं, अगर आपसे पूछ ले राज्य में से बहने वाली, बहने वाली वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, राज्य में से बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी, चंबल नदी। अगर आपसे पूछ ले पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से राज्य में बहने वाली, राज्य में बहने वाली लंबी नदी, लंबी नदी, पूर्ण रूप से राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, बनास नदी, बनास नदी, नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए मैदानी क्षेत्र में बहने वाली लंबी नदी कौन सी है, मैदानी क्षेत्र में बहने वाली लंबी नदी है बाणगंगा नदी। पश्चिमी मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थल में बहने वाली लंबी नदी कौन सी है, तो लूणी नदी। ठीक है ना, पश्चिमी मरुस्थल में बहने वाली लंबी नदी, पश्चिमी मरुस्थल,
में बहने वाली, में बहने वाली, बहने वाली, वाली लंबी नदी, लंबी नदी। पश्चिमी मरुस्थल में बहने वाली लंबी नदी, तो आपका उत्तर हो जाएगा लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, सुनो। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह, प्रवाह की सबसे लंबी नदी, की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर हो जाएगा गग्घर, गग्घर, गग्घर नदी, जिसको नाली सरस्वती दवस्तती के नाम से जानते हैं, गग्घर नदी। अगर आपसे पूछ ले पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से राज्य में बहने वाली, बहने वाली, पूर्ण रूप से राज्य में बहने वाली, वाली आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की, प्रवाह की लंबी नदी, फिर आपका उत्तर क्या होगा? लंबी नदी। पूर्ण रूप से राज्य में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी, तो आपका उत्तर हो जाएगा कांतली नदी, कांतली नदी, कांतली नदी। ठीक है। अब कईयों के दिमाग में यह चल रहा होगा, या मास्टर क्या लिखे जाए, हमारे तो बिल्कुल पल्ले ना पड़दा। ऐसी बात तो नहीं है ना, जो बात मैंने लिखी है वो आपके समझ में नहीं आए तो आप चिंता मत करना मेरे दोस्त। ठीक है ना मेरे प्रिय शिष्यों, विद्यार्थियों, आप चिंता मत करना, जो बात अब मैंने लिखी है वो आपके समझ है। हाँ, सबसे ज्यादा नदी ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल है दोस्त। ये सारी बातें आ जाएगी आगे। ठीक है ना। ये मैंने बातें वो बातें लिखी है जो आपको सीधा फैक्ट पूछा जाएगा, जबकि इनका जो डिवाइडेशन या जो विभाजन या जो नाम दिया है मैंने, या जो नाम आपको पेपर में इनके मिलेंगे, हाँ, वो सारे की सारी बातें अब आगे समझ में आ जाएगी। जैसे पूर्ण रूप का मतलब है भी जितनी बहती है उतना बहाव राजस्थान में है। जैसे पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मैंने आपको बनास बताई। एचएम सक्सेना के अनुसार बनास नदी की टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है, और वैसे पूछे तो 512 किलोमीटर है। नहीं नहीं, अब मैं बीकानेर में नहीं हूं, अब मैं गंगानगर हूं। भंवर लाल सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू डियर, थैंक्स फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। अरब सागर नहीं, लूणी नदी अपने बोलेंगे कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर मत याद रखना, क्योंकि आजकल पेपर का थोड़ा लेवल टफ है, तो वो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी पूछते हैं पेपर में। अरब सागर सीधा नहीं पूछेगा। अरब सागर में गिरने वाली कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? खंबात की खाड़ी में। हाँ, चलो। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी चंबल है। ऐसे मैं लिखाऊं तो बहुत फैक्ट हो जाएंगे यार, ये 100 फैक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए बाकी बातें अब नदियों में हो जाएगी। तो अब मैं हेडिंग डाल देता हूं प्रमुख नदियां। चलो हेडिंग डालते हैं प्रमुख, प्रमुख नदियां, नदियां। प्रमुख नदियों में नंबर 1 पर पढ़ेंगे दोस्तों आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। नंबर 1 पर कौन सा प्रवाह क्रम पढ़ेंगे? आंतरिक। प्रमुख नदियों में मैंने 1 नंबर पर लिखा आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां, प्रवाह क्रम, आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां, आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। प्रमुख नदियों में नंबर 1 पर अपने पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां कौन कौन सी है आपको पहले यह पता होना चाहिए। सीधा पेपर में प्रश्न पहला फैक्ट के रूप में और कॉन्सेप्ट के रूप में एक प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के रूप में और फैक्ट के रूप में प्रमुख नदियों में सीधा आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्रम की नहीं है, या कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्रम की है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो एक नंबर पर मैंने आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियों की हेडिंग डालते हुए आंतरिक प्रवाह क्रम की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। तो एक नंबर पर देखो सुनो अपने, जैसे एक नंबर पर मैंने लिखा, एक तो है गग्गर नदी, गग्गर नदी जिसे नाली, सरस्वती, द्वसदती, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, नदी तमा के नाम से जाना जाता है, गग्गर। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह क्रम की नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी। नंबर 3 पर है काकनी नदी, काकनी, काकनी नदी। नंबर 4 पर मैंने लिखा रूपारेल, रूपारेल। नंबर 5 पर मैंने लिखा रूपनगढ़। नंबर 6 पर मैंने लिखा साबी, नंबर 6 पर रूपारेल, रूपनगढ़, गग्गर है, कांतली, काकनी, रूपारेल, रूपनगढ़। इसके बाद में मेंथा। 7 नंबर पर मैंने लिखा रूपनगढ़, रूपनगढ़। 8 नंबर पर मैंने लिखा गग्गर, कांतली, काकनी, काकनी है, रूपारेल, रूपनगढ़, मेंथा। इतनी है क्या, और बताओ कौन सी बच गई सर? अरवारी, अरे कुछ नदियां ऐसी भी होती है, देखो सुनो, बहुत से पेपर में क्वेश्चन से 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करने वाले होते ही नहीं है, वो क्वेश्चन अपने पहली बार देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। साबी, साफ और साबिर, साबी का भरनी है चाबी, और साबी का चाबी किन्ने भरनी है, हरियाणा का नहीं। नंबर 9 पर आप याद रख लेना खारी नदी, खारी। ठीक है ना। गग्गर है, कांतली है, काकनी, रूपारेल, रूपनगढ़, मेंथा। अरे रूपनगढ़, रूपनगढ़ 2 बार कैसे लिख दिया, रूपारेल। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। साबी, सैफ और साबी, और सैफ और सेवर। और 8 नंबर पर क्या लिखांगा, खारी। ठीक है ना। हाँ, कोई बात नहीं, मिटा दिया। ये जो नदियां ऑलमोस्ट अपने जिन नदियों के नाम लिखे, ये कौन से प्रवाह क्रम की नदी है? ये सारी की सारी नदियां हैं आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। कोई बात नहीं यार, मिटा दियो एक बार। 8 नदियां ऐसी है जो आंतरिक प्रवाह क्रम की। अब जैसे खारी है, अरे कोई नहीं, मिटा दियो मिटा दियो। तो ये देखो सुनो, अब एक बात ध्यानपूर्वक सुनो साथियों, इन नदियों में जो मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है वो एक तो है गग्गर नदी, एक है कांतली नदी, एक है रूपारेल नदी, एक है काकनी नदी। ये 4 नदियां ऐसी है जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो सारा मैटर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 नदियां इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब चलते हैं एक नंबर पर, अपने अध्ययन करेंगे नंबर 1 पर गग्गर नदी के बारे में। साथियों देखो, आपको मजा आ जाएगा नदी पढ़ने में, वास्तव में शानदार तरीके से मैप पर बताऊंगा आपको। ठीक है ना। हाँ, तो एक नंबर पर अपने हेडिंग डालते हैं, जिस नदी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो नदी है गग्गर नदी, गग्गर नदी। दोस्तों सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि जिस नदी का मैंने नाम लिखा, इस नदी को किस किस उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, गग्गर नदी के सर्वप्रथम आपने क्या याद रखने हैं, उपनाम भी। ये वो गग्गर नदी है जो किन किन नामों से जानी जाएगी। एक बात अब थोड़ी सी और आपसे साझा करता हूं।
क्या मैं प्रत्येक नदी आपको मैप पर अच्छे से समझा दूं? ठीक है, जैसे मैंने पीछे बैच में करवाई थी, बिल्कुल लेटेस्ट का नया मैटर है। जो भी एक्स्ट्रा बातें होगी वो मैं और नोट आउट कर दूंगा। अगर वो बात मैं आपको पीपीटी से पढ़ा दूं तो बताओ आपको कैसा लगेगा? भी जैसे मैंने गग्गर नदी है पूरी मैप पर समझा दी, आपको एक एक चीज बता दी, एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज गग्गर नदी की मैंने मैप पर बता दी। ठीक है, उसके बाद में अगर आप पीपीटी से लिख लें तो आपके लिए कैसा रहेगा ये बताओ? वो मेरे हस्तलिखित नोट्स है, हाथ से लिखी हुई है सारी, ऐसी नहीं है भी टाइपिंग नहीं है, हाथ से लिखी हुई है। आपको कैसा लगेगा ये बताओ? क्योंकि साथियों अपना ना डबल टाइम जाया होगा, समझ गए? डबल टाइम खराब होगा। कैसे वो बताता हूं। क्योंकि पहले तो मेरे को प्रत्येक नदी मैप पर आपको समझानी पड़ेगी। जब तक मैं मैप पर नदी नहीं समझा पाऊंगा, अरे वैसे नहीं पढ़ा रहा, हाँ वैसे नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाऊंगा तो आपको मैप पर, पढ़ाऊंगा तो मैप पर समझा दूंगा। लेकिन जब मैं लिखूंगा ना, तो देखो पहले तो मैंने एक एक बात बोल के मैप पर समझाई, फिर वही बातें मैं लिखूंगा तो अपना डबल टाइम लगेगा। मतलब एक दिन में दो नदियों की जगह एक नदी होगी। हाँ आती है ना आपके गांव में खारी नदी, बताओ चल जाएगा क्या या नहीं चलेगा? क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, मेरे को तो लिखना ही लिखना है। 1 घंटे का टाइम है ये आपका है, देख लो 12 से 1 बजे तक, चाहे 100 शब्द अलग अलग सुन लो और चाहे एक शब्द 100 बार बुला लो। हाँ या ना? आपको कैसा लगे आप बता देना मुझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लो मीना कुमारी बोल रही है सर आज तो आपने एक पेज भी नहीं कितनी बातें तो लिखवा दी, बताओ कितनी बातें लिखवा दी, एक पेज कैसे नहीं लिखवाया? ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद में, अब आप लिखिएगा 11 पेज फिल कर दिए। आप बोल रहे हो जो बातें मैंने बताई है वो सारी लिखी तो है ना आपने? अब देखो गग्गर नदी, इसके सर्वप्रथम आप लिखो गग्गर नदी के उपनाम। गग्गर नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो उपनाम लिखो, उपनाम गग्गर नदी, इसके उपनाम क्या क्या इसके उपनाम है? गग्गर नदी के उपनाम आप लिख लीजिए, किन किन उपनामों से जाना जाता है गग्गर नदी के उपनाम लिखो। नाली, नाली सरस्वती, नाली सरस्वती। इसके बाद में है द्वसदती। इसके बाद में आप लिखो नट नदी, द्वसदती नट नदी, नट नदी। इसके बाद में आप लिखो मृत नदी, मृत नदी, मृत नदी के बाद में आप लिखो सोत्तर, सोत्तर, सोत्तर के बाद में आप लिख लो नदी तमा, नदी तमा, नदी तमा। नदी तमा के बाद में आप लिखो राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। ये सारे के सारे गग्गर नदी के उपनाम हैं। नाली, सरस्वती, द्वसदती, नट नदी, मृत नदी, सोत्तर नदी, नदी तमा और राजस्थान का शोक के नाम से गग्गर नदी को जाना जाता है। ये गग्गर नदी के सारे उपनाम हैं। इसके बाद में आप लिख लीजिए गग्गर नदी का उद्गम। अगर मैं आपसे पूछूं कि गग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है तो आपका उत्तर होगा कालका या शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। कालका या शिवालिक, कालका या शिवालिक, कालका या शिवालिक पहाड़ी, पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कालका या शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। उद्गम कालका या शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में आगे आप लिखिए कुल लंबाई, कुल लंबाई। गग्गर नदी की कुल लंबाई अगर मैं आपसे पूछ लूं कितनी है तो कुल लंबाई आप याद रखना 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर, किलोमीटर।
इस नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। नेक्स्ट आप लिख लेना राज्य में लंबाई। राज्य में लंबाई, इसका मतलब है भी अपना सुंदर राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो राज्य में लंबाई आप लिखो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कुल लंबाई 465 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 465 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई है इसकी 100 किलोमीटर। ये बेसिक बातें हैं, देखो सुनो। अब इसके बाद में आगे बात आ जाती है भी ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, किस प्रकार करती है, कैसे कैसे ये बहती है, ठीक है। अब वो बातें आ जाएगी मैप पर, लेकिन दो बातें और लिखते हैं। एक आप लिखो पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र। पाकिस्तान में बहाव क्या कहलाता है? हकरा या हाकरा। हकरा या हाकरा कहलाता है। इसके बाद में आप याद रखना पंजाब में बहाव। पंजाब में गग्गर नदी के बहाव को क्या कहते हैं साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा चितांग। पंजाब में गग्गर नदी के बहाव को चितांग कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में गग्गर नदी के बहाव को हकरा या हाकरा के नाम से जाना जाता है। यह है बेसिक बातें। अब आ जाओ, एक बार आप मैप पर समझ लीजिए अच्छे से, फिर देखना। यह है भाई अपना सुंदर राज्य, पावन धरा, देवों की भूमि, वीरों की भूमि, राजस्थान। लेकिन मैप उतना ही लेंगे दोस्तों जितने मैप की अपने को आवश्यकता है, क्योंकि अगर गग्गर नदी अपने मैप पर पढ़ेंगे तो अपने को दो ही जिलों की आवश्यकता है। दो कौन कौन से जिलों की आवश्यकता है? एक तो हनुमानगढ़ जिले की आवश्यकता है और एक गंगानगर जिले की आवश्यकता है, ठीक है ना। राजस्थान के दो जिलों की अपने को जरूरत है। अब देखना ध्यान पूर्वक। सर्वप्रथम अगर मैं आपसे पूछूं कि गग्गर नदी का उद्गम कहां से होगा, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ना दोनों जिले आपको? जबरदस्त दिखाए के बता दियो साथियों। अब आपके सारी याद हो जाएगी। अब आप मुझे वास्तव में बता दोगे एक बार समझाने के बाद में कि गुरुजी मजा आ गया, ठीक है। देखो साथियों, यहां पर अपने लिखते हैं हिमाचल। जैसे वैसे पढ़ता तो यहां है, लेकिन यहां पर लिख देते हैं कालका या शिवालिक हिमाचल। कालका या शिवालिक हिमाचल। कालका हिमाचल लिख देता हूं, हिमाचल। इस नदी का उद्गम होता है कालका या शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। और जैसे यहां पर यह पड़ती है कालका या शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में, यहां से गग्गर नदी का उद्गम होने के बाद गग्गर नदी इस प्रकार ऐसे 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 बहती है और ऐसे बहते हुए ये नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा गांव की टिब्बी तहसील से, ठीक है। हनुमानगढ़ में इस प्रकार बहती है और ऐसे गंगानगर में बहते हुए ये आगे चली जाती है। कितने जिलों में बहती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जी 2 जिलों में बहती है। और इस प्रकार बहते हुए आगे ये स्थलीय क्षेत्र में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये कालका या शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये लो, ये आ गया पानी। और आगे इंगो मुंह कर दियांगा खुल्लो। खुला वो मतलब क्या है भी इस प्रकार ऐसे बहते हुए यहां ये स्थलीय क्षेत्र में क्या हो जाएगी? विलुप्त। क्या हो जाएगी? विलुप्त। क्या हो गई? विलुप्त। समझ गए? हाँ, ये नदी है कौन सी? गग्गर नदी। अब साथियों सर्वप्रथम बात याद रखना कि गग्गर नदी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गग्गर नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो एक नंबर पर यहां पर राज्य आ गया हिमाचल। कौन सा राज्य आ गया? हिमाचल। हिमाचल के बाद में यहां पर जो राज्य है वो राज्य आ गया पंजाब, ठीक है। पंजाब में बहाव क्या कहलाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बहाव कहलाता है चितांग।
पंजाब के बाद में यहां पर पंजाब, ये हिमाचल, इसके बाद में यहां पर आ गया दोस्तों हरियाणा। यहां पर कौन सा राज्य आ गया? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा। कौन सा राज्य आ गया? हरियाणा। तो एक तो देखो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये नदी भारत के 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन से 4 राज्यों में? एक तो बहेगी कहां पर? हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा। हरियाणा में आप 2 बातें याद रखना दोस्तों, हरियाणा में 2 बातें याद रखना। एक तो याद रखना बनवाली सभ्यता, बनवाली सभ्यता। बनवाली सभ्यता है साथियों हिसार में, हरियाणा के हिसार जिले में इस पर है बनवाली सभ्यता। और दूसरे पॉइंट पर आप याद रखना साथियों ओट्टू बांध, ओट्टू झील, ओट्टू हेड। दूसरे पॉइंट पर क्या याद रखोगे? ओट्टू झील, ओट्टू हेड, ओट्टू बांध, ओट्टू हेड। और ये ओट्टू हेड कहां है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिरसा। हरियाणा के सिरसा में इस नदी पर ओट्टू बांध, ओट्टू झील या ओट्टू हेड स्थित है। अब ये यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी, और यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी, वो स्थान कौन सा है? याद रखना राज्य में प्रवेश। राज्य मतलब राजस्थान में प्रवेश। राज्य में प्रवेश करेगी दोस्तों ये तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा गांव, गांव, टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील, तहसील हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। राजस्थान में ये प्रवेश करेगी तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से एंट्री हो गई इसकी कहां पर? राजस्थान में। अब राजस्थान में एंट्री होने के बाद देखना ध्यान पूर्वक, पहला पॉइंट यहां पर लगाना है अपने को, यहां पर, और यहां पर लगा करके लिखना है तलवाड़ा झील। क्या लिखना है? तलवाड़ा झील। कौन सी झील है? यहां पर पॉइंट लगा करके अपने को लिखना है तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील। अब ये देखो तलवाड़ा झील कहां है? हनुमानगढ़ जिले में। मैंने हनुमानगढ़ में पॉइंट लगा के लिखा है तलवाड़ा झील। ये मैं लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखवाऊंगा। एक बार समझा रहा हूं, आपके पास मैप है ना तो आप मैप पर बना लो, अगर नहीं है तो आज आज एडजस्ट कर लो, कल राजस्थान के मैप ले लेना आप। और मैं ग्रुप में आप मैप डाल दूंगा आज, ठीक है ना? टेलीग्राम अपना जो ग्रुप है उसमें मैप डाल दूंगा, आपकी इच्छा हो तो उसका प्रिंट निकलवा लेना। बहुत से मेरे साथी यूपी से है, वो बोलेंगे कि राजस्थान का मैप हमें मिलेगा नहीं, उसके 8 10 20 प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है? एक पेज के ऊपर, जैसे A4 साइज का पेज होता है ना, एक पेज के ऊपर 4-5 मैप निकलवा लेना, छोटे निकलवा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट लगा करके अपने को कहां पर है? ये दूसरा पॉइंट भी कहां लगाना है? हनुमानगढ़ में। यहां पर लिखना है दोस्तों बटनेर दुर्ग। क्या लिखना है? बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग कहां पर बना है? हनुमानगढ़ में। तीसरा पॉइंट हनुमानगढ़ में लगा करके लिखना है कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। और चौथा पॉइंट फिर अपने को हनुमानगढ़ में ही लगा करके और लिखना है रंगमहल सभ्यता। क्या लिखना है? रंगमहल सभ्यता, सभ्यता। अब देखो हनुमानगढ़ में गग्गर नदी पर 4 पॉइंट हो गए। पहला तो प्रवेश कर गई, राज्य में प्रवेश तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़। फिर इसके बाद में आ गई इस पर तलवाड़ा झील, फिर इस पर आ गया बटनेर दुर्ग, फिर इस पर आ गई कालीबंगा सभ्यता, और फिर आ गई रंगमहल सभ्यता। अब इसके बाद में गंगानगर जिले में पहला पॉइंट यहां लगाना है, यहां पर लिखना है सोडलगढ़ दुर्ग, सोडलगढ़ दुर्ग। और ये सोडलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? सूरतगढ़ में, और सूरतगढ़ तहसील है श्री गंगानगर जिले की। और दूसरा पॉइंट यहां पर लगा करके लिखना है चुगेर दुर्ग, चुगेर दुर्ग। और ये चुगेर दुर्ग कहां है? तो अनूपगढ़ में है। अनूपगढ़ कई दिन जिला बना था, लेकिन फिर बाद में वापस
भजनलाल सरकार ने समाप्त कर दिया। चुगेर, दुर्ग, अनूपगढ़। इसके बाद में देखो सुनो साथियों, यह है राज्य में अंतिम बिंदु। यहां राज्य में अंतिम बिंदु अगर आपसे पूछ ले तो राज्य में अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु गग्गर नदी का राजस्थान में अंतिम बिंदु आप याद रखना बिंजोर। और ये बिंजोर कहां पड़ता है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ राजस्थान में गग्गर नदी का अंतिम बिंदु है बिंजोर, अनूपगढ़। ये वही बिंजोर है दोस्तों जहां पर लैला मजनू की मजार बनी है। लैला मजनू की मजार कहां पर बनी है? बिंजोर, अनूपगढ़ में। जून जुलाई के महीने में मेला लगता है, ठीक है ना। जून जुलाई के महीने में लैला मजनू की मजार पर मेला लगता है। पहले साथियों सिंगल सिंगल जाते हैं, बाद में लैला मजनू की मजार पर लैला को मजनू और मजनू को लैला मिलने के बाद में अरदास पूरी होने के बाद में चद्दर चढ़ा करके आते हैं। जून जुलाई के महीने में मेला भरता है। इसके बाद में विलुप्त हो जाती है। कहां पर? याद रखना विलुप्त। विलुप्त कहां होती है? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास बहावलपुर, बहावलपुर पाकिस्तान, पाक। फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान में हो जाती है विलुप्त। और यहां पर याद रखना इसका बहाव क्या कहलाता है? अगर आपसे पूछ ले बहाव तो आपका उत्तर होगा हकरा या हाकरा। कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। बताओ समझ में आई के बात? अब मुझे नहीं लगता गग्गर नदी में कोई बात बची है। यह इसलिए बोल रहा था कि ऐसे मैं आपको मैप पर समझा दूं, उसके बाद में आप अगर वहां से लिख लो तो आपको कैसा लगेगा। कल एक बार आप ट्राई करके बता देना, ठीक है ना। कल आपको मैं बताऊंगा तो आप ट्राई करके बता देना। अगर आपको अच्छा लगा तो वैसे पढ़ लेना, नहीं तो दोस्तों मैं तो लिखाऊं ही लिखवाऊंगा। हाँ समझ गए? चलिएगा, समझ में आ गई ना। यह है गग्गर नदी। इस प्रकार ऐसे बनाएंगे अपने एक एक नदी को ताकि आपके किसी भी प्रकार का संकट ना रहे। समझ में आई कहानी? बाकी बातें इसी सेशन को मैं यहीं से कल स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम। कैसी लगी क्लास कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।